किसी ने बहुत खूब कहा है कि तड़पना क्या होता है ये उससे जाके पूछो जिसके पास सब कुछ है पर वो नहीं जिसकी उसे सख्त में जरूरत है, असलियत में जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी साझा करने वाली हूँ और ये कहानी सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखा गया है। सुधा मैम कहती हैं कि ये बात उन दिनों की है जब उड़ीसा के छोटे छोटे गांव में जाकर वो स्कूल तैयार करवा रही थी छोटे छोटे बच्चों के लिए। एक ऐसे ही छोटे से गांव में हम थे। पहाड़ी के बीच में झील के पास एक छोटा सा गांव था। वहां हम स्कूल के लिए जगह देखने गए थे। तभी अचानक जोर से बरसात होने लगी। हमारे साथ जो ट्रांसलेटर थे, जो उड़िया को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, उन्होंने हमें ये सलाह दी कि बरसात बहुत तेज है, चलिए हम कहीं छोटी सी झोपड़ी में या कहीं भी पनाह ले लेते हैं जब तक कि बारिश थम नहीं जाती। और हम पास में ही एक झोपड़ी के पास गए और हमने दरवाजा खटखटाया। उस झोपड़ी के मालिक ने दरवाजा खोला और हमने वहां पे शरण ले ली कुछ समय के लिए। लेकिन जब मैं अंदर पहुंची तो मैंने देखा कि झोपड़ी ज्यादा छोटी नहीं थी, लेकिन झोपड़ी कुछ ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। झोपड़ी के मालिक ने झोपड़ी को दो हिस्सों में बांट रखा था। पहला हिस्सा जिसमें दिन में लोग बैठते थे, एक तरह से हॉल की तरह बैठने का, घर के काम वाम करने का, जिसको रात में वो बेडरूम में बदल दिया करते थे। और दूसरा हिस्सा वो जो किचन के और बाकी अन्य कामों के लिए उपयोगी था। तब तक अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। उसकी माँ उसे लोरी गाकर सुना रही थी। बाहर तो बरसात हो रही थी, लेकिन फिर भी वहां ट्रांसलेटर को ज्यादा देर रुका ना गया और उसने कहा कि मैम आप यहाँ बैठिए और मैं तब तक गांव घूम के आता हूँ। मैंने उसे लाख मना किया कि बारिश हो रही है और तुम कहाँ ही जाओगे बाहर, लेकिन वो बात माना नहीं और चुपचाप चला गया। बोला कि मैम आप यहीं वेट कीजिए। जब वो ट्रांसलेटर गया तो झोपड़ी के मालिक ने मुझसे पूछा कि मैम आप कुछ लेना पसंद करेंगी, चाय कॉफी, क्या क्या आपकी सेवा में मैं हाजिर करूं। उन्होंने मुझे पूछा पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि ना तो मैं चाय पीऊंगी ना ही कॉफी। पर वो कहने लगे कि मेहमान का आदर सम्मान करना तो हमारा फर्ज है, आखिर अतिथि भगवान का रूप होते हैं। वो लगातार मुझसे रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि मैं आपके लिए मछली बना देता हूँ, आपको भूख लगी होगी, और बार बार मुझसे जिद करने लगे कि ऐसे तो हम आपको खाली जाने नहीं देंगे, आपको कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप कुछ भी दे दीजिए। तो वो बड़े ही प्यार से मेरे लिए एक दूध का ग्लास लेके आए। दूध का ग्लास जब लेने वो गए अंदर, तो वो झोपड़ी के दूसरे हिस्से में जहां पे किचन था, वहां जाकर अपनी बीवी से उड़िया में बात करने लगे। मुझे वैसे तो उड़िया समझ में नहीं आती थी, पर मैं संस्कृत जानती थी, इसलिए मुझे कुछ कुछ उनकी बात पल्ले पड़ रही थी। और उनकी बातों का ये सार निकल रहा था कि कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। और लड़ाई इसलिए क्योंकि घर की जो मालकिन थी, जो उसकी धर्म पत्नी थी, वो उस पर चीख रही थी कि तुमने आखिर किस हक से उन्हें दूध के लिए पूछ लिया। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास एक छोटा बच्चा है, हम उसे दूध नहीं पिला सकते तो उनको कहां से पिलाएंगे। हमारे लिए तो दूध का इंतजाम करना ही बहुत बड़ी बात है। और क्या अब इन्हें हम अपने बच्चे के हक का दूध पिला दें? तुम उन्हें दूध मत दो, तुम एक काम करो, उन्हें मछली खिला दो जा करके, क्योंकि हम अपने बच्चे का हिस्से का दूध उन्हें नहीं दे सकते। तो मालिक कहता है कि मैं उन्हें मछली नहीं खिला सकता, वो शाकाहारी हैं, मैं उन्हें मछली कैसे खिला दूं? और ना ही चाय पीती हैं। अब तुम ही बताओ भाग्यवान कि घर आया मेहमान है, उन्हें हम कैसे बिना कुछ खिलाए पिलाए आदर सम्मान किए वापस भेज दें। कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं से और इंतजाम कर लेंगे, पर अभी ये दूध का ग्लास इन्हें दे देते हैं। आखिर पति पत्नी का झगड़ा रुका, पर इस निष्कर्ष पे रुका कि ठीक है, थोड़ा सा दूध लेकर उसमें पानी मिलाकर उसे उबाल कर उन्हें हम दे देंगे। उन दोनों ने ठीक ऐसा किया। पानी
और दूध को मिलाया और उसे अच्छे से खौलाकर बड़े ही प्रेम से मेरे पास लेके आया। जब वो दूध का ग्लास लेके मेरे सामने खड़े थे, इतने में ही मेरा ट्रांसलेटर आ गया। मैंने अपने ट्रांसलेटर से कहा कि इन्हें मना कर दो, इन्हें कह दो कि आज मैडम का व्रत है और आज मैम कुछ भी खाएंगी पिएंगी नहीं, और व्रत के दौरान वो जल के अलावा कुछ और ग्रहण नहीं करती हैं। ये भूल गई थी, इसीलिए उस वक्त नहीं कह सकी। वो ट्रांसलेटर जो था वो थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने सुबह ही देखा था अपनी मैडम को सुबह होटल से ब्रेकफास्ट करके चलते हुए, और अब अचानक मैडम ऐसा क्यों कह रही हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर ने बोला कि आप जैसा कहें, और ट्रांसलेटर ने बिल्कुल ठीक वही बात ट्रांसलेट करके उस झोपड़ी के मालिक को बता दी। झोपड़ी के मालिक ने बातें सुनी और वो उदास हो गया। वो सोचने लगा कि अरे, पहली बार तो आप मेरे घर पे आई हैं और किसी अतिथि का बिना सम्मान, बिना आदर सम्मान किए मैं कैसे उसे भेज सकता हूँ। वो बहुत उदास हो गया, पर क्या कर सकते हैं, आपका तो व्रत है। लेकिन आज तक मैंने किसी को बुधवार का व्रत करते हुए नहीं देखा। आप बुधवार का व्रत करती हैं? तो मैंने कहा कि जी, मैं बुधवार का भी व्रत करती हूँ। उस झोपड़ी के मालिक को इस बात का बुरा तो लगा, पर मुझे इस बात की तसल्ली थी, इस बात की संतुष्टि थी कि एक छोटे से बच्चे के हिस्से का, उसका हक का दूध मैंने नहीं पिया। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी दूध नहीं पिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने कभी भी दूध नहीं पिया। That was the day when I stopped drinking milk. ये कहानी है सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखित, उन्हीं के किताब में से दी गई। इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो अन्य अन्य प्रकार की परेशानियों से, दिक्कतों से, विपत्तियों से जूझ रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती, उनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती, उनके भाव कभी कमजोर नहीं होते और वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि झोपड़ी वाला भी बड़े बड़े कोठियों से भी ज्यादा अमीर होता है। आपके पास धन, संपत्ति, सुविधा कितनी है, इससे आप अमीर या गरीब हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये कहानी पसंद आई हो और आज की कहानी खत्म हुई। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।